प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है एक और नई लेक्चर में जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या काम आती है। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टर जगह जगह पर इंडिया के अंदर लगाए गए हैं, जिसमें से हरियाणा के अंदर भी, गोरखपुर के अंदर यानी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया गया है। तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सभी बातों के ऊपर आज के लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, ये निशान अगर आपने कहीं देखा होगा तो ये काफी खतरनाक साइन है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब यह है कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं वो जगह रेडियो एक्टिव पदार्थ उसके अंदर मौजूद है। रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, पहले यह जान लेते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रकृति में, अगर वो पड़े भी रहेंगे ना तो उनसे लगातार रेडिएशंस निकलते रहेंगे, उनसे किरणें निकलती रहेंगी। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो ये पदार्थ ऐसे हैं जिनसे लगातार रेडिएशंस निकलते रहते हैं, इसलिए इन पदार्थों के पास जाना सेफ नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे खुद के बॉडी की सेल्स में भी म्यूटेशन आ सकती है, जो कैंसर का एक मुख्य कारक बन सकती है। यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, यानी इनविजिबल रेज लगातार छोड़ते रहते हैं, ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और इस फिनोमिना को, इस परिघटना को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया है। यह जो निशान है रेडियो एक्टिविटी का ही निशान है। तो कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, किसने इसकी खोज की, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का जो पता है वो फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने लगाया। कई बच्चे इसको क्यूरी से रिप्रेजेंट करते हैं कि मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड ने रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले पता लगाने वाले ये महाशय हेनरी बैकरल थे। उसके ठीक बाद 1898 में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने सुझाव दिया कि यूरेनियम और उसके यौगिकों से बैकरेल किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है। तो जो किरणें निकलती थी, बैकरल ने उसको अपना नाम दे दिया था, इसीलिए बैकरल किरणें ही उनको कहते थे। तो ये मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड ने बताया था। हालांकि आपको बता दें, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड दोनों को रेडियो एक्टिविटी में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो अगर खोज की बात आती है तो हेनरी बैकरल का नाम आपने याद रखना है, हेनरी बैकरल। ये वो महाशय थे जिन्हें रेडियो एक्टिविटी की खोज का जनक माना जाता है। उसके बाद किसने काम किया? मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी बोल देते थे उनको, मैरी क्यूरी, और उनके जो हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था। और ऐसा माना जाता है कि रेडियो एक्टिविटी की यानी कि इन किरणों के संक्रमण में आने के कारण ही ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। रेडियो एक्टिव किरणें, कौन कौन सी किरणें निकलती हैं प्यारे विद्यार्थियों? 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। अल्फा रेज यानी अल्फा किरणें, इसको बोलते हैं अल्फा किरणें। दूसरा है बीटा रेज यानी बीटा किरणें, ठीक है, बीटा किरणें। और तीसरी जो किरण है प्यारे विद्यार्थियों जो इन पदार्थों से निकलती है वो है गामा रेज यानी गामा किरणें। अब पता क्या चला कि इस प्रकार से 3 किरणें निकलती हैं। तो देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया प्यारे विद्यार्थियों। ये जो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, रदरफोर्ड ने 1902 में, उसने क्या देखा कि जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, तो जब उनके पास कोई भी इलेक्ट्रोप्लेट लाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेट मतलब जिस प्लेट के एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो, एक तरफ नेगेटिव हो, यानी एक तरफ धन आवेश हो, एक तरफ ऋण आवेश हो, तो जो किरणें रेडियोएक्टिव पदार्थ से निकली थी उसमें से कुछ किरणें पॉजिटिव की ओर मुड़ गई, कुछ किरणें नेगेटिव की ओर मुड़ गई, और कुछ किरणें क्या हुई प्यारे विद्यार्थियों? सीधी चली गई। जो पॉजिटिव की ओर मुड़ गई, धनावेश की ओर मुड़ गई, उन्हें बीटा किरणों का नाम दिया गया। और यह माना गया कि चूंकि बीटा के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसी वजह से यह पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ गई। दूसरी तरफ
कुछ किरणें नेगेटिव टर्मिनल की ओर मुड़ गई, ऋण आवेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई, वो किरणें थी अल्फा किरणें। अब अल्फा किरणों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये नेगेटिव की ओर मुड़ी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुव भी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, इसी प्रकार यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि जो बीटा किरणें थी वो पॉजिटिव की ओर मुड़ गई, अल्फा किरणें नेगेटिव की ओर मुड़ गई, और जो किरणें किसी की ओर भी नहीं मुड़ी उन्हें गामा किरणों का नाम दिया गया, और यह कहा गया कि उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। उन्हें कौन सी किरणें कहा गया? गामा किरणें कहा गया। गामा, तो गामा के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, गामा किरणों के ऊपर। तो इस प्रकार की तीन किरणें किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से निकलती हैं। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल क्या होता है? तो देखिए कोई भी पदार्थ है वो धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो धीरे धीरे साल दर साल वो टूट टूट के यानी कि उसमें से जो विकिरण है वो निकल करके उनमें विकिरणों के निकलने की संख्या आधी रह जाती है। जितनी प्रारंभिक संख्या होती है जो नॉर्मल होता है उसके अंदर, वो क्या रह जाती है, उसकी आधी रह जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। और इसी आधार पर हम पदार्थों की उम्र का भी अनुमान लगा लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि डायनासोर इतने साल पहले इस धरती पे हुआ करते थे, या ये जीवाश्म मिला है ये करोड़ों साल पुराना है। वो कैसे लगाते हैं? देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी पदार्थ है रेडियो एक्टिव पदार्थ प्यारे विद्यार्थियों, जब उसकी जो किरणों की संख्या है उसमें से जितने विकिरण निकलने चाहिए वो आधे रह जाएं, तो उसे हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, किसी का भी हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयु निकालने का, कि कब उसकी जो विकिरणों की संख्या है वो आधी रह जाएगी। वो फॉर्मूला है T1/2 0.693 डिवाइड बाय के की वैल्यू इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों कांस्टेंट रहती है। के को हम क्या बोलते हैं? स्थिरांक यानी कांस्टेंट बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस फार्मूले के आधार पर हम यह पता लगा लेते हैं कि किस पदार्थ की आयु आधी रह जाएगी। यह फॉर्मूला याद रखना, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या है? T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसे हम स्थिरांक कहते हैं। अब ये देख लीजिए, इसका इस्तेमाल रेडियो आइसोटोप डेटिंग में किया जाता है, यानी किसी की भी उम्र का पता लगाने में। कैसे लगाते हैं? मान लीजिए ये कोई पदार्थ था प्यारे विद्यार्थियों, जिसके अंदर जो कण थे उसके खुद के कण थे, यानी पेरेंट कण थे। जब भी कोई पदार्थ क्या होगा, उसके अंदर से मात्रा घटने लगेगी तो कोई दूसरा पदार्थ उसके अंदर जुड़ता चला जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं सभी के सभी कण उसके अंदर पेरेंट यानी खुद के कण थे, पेरेंट एटम थे उसमें। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद यानी लगभग 12.5 साल बाद उसके खुद के कुछ कण उसमें से अलग हो गए या खत्म हो गए, जबकि दूसरे जो कण जुड़ गए। जो कण जुड़ जाते हैं, देखिए रेड कलर में दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं डॉटर एटम्स। जो कण बाद में उसके अंदर जुड़ गए, पेरेंट के कण खत्म होकर के, फिर उसके 25 साल बाद देखेंगे तो पेरेंट के कण जो है कम रह गए, डॉटर एटम ज्यादा हो गए। तो कितने पेरेंट्स के कण मौजूद हैं लास्ट के अंदर, उसी आधार पर पता लगाया जाता है कि इसके उम्र कितनी है। उसका हाफ लाइफ पीरियड निकाला जाता है पहले तो, कि कब उसके अंदर कणों की संख्या आधी रह गई, उसके बाद आधी से कम कितनी रह गई, उससे कम कितनी रह गई। तो उस आधार पर प्यारे विद्यार्थियों उसकी उम्र का पता लगा लिया जाता है, और इसे बोलते हैं रेडियो आइसोटोप डेटिंग, यानी किसी भी पदार्थ की उम्र का पता लगाना। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव क्या होता है? जिसमें से रेडियो एक्टिव एटम से ऊर्जा प्राप्त करना। रेडियो एक्टिव क्या होता है? जिसमें से किरणें अपने आप उत्सर्जित होती रहती हैं। तो किसी भी रेडियो एक्टिव एटम से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है।
किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ऊर्जा प्राप्त करना नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। अब देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, आप सभी को पता होगा, इन्हीं का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टर के अंदर बिजली उत्पन्न करने के लिए आजकल किया जा रहा है। तो ऐसी ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। हालांकि यह दो प्रकार की होती है। नंबर वन इज नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? विखंडन, नाम से पता लग रहा है कि इसमें कोई चीज टूटी है। तो जिसमें बड़े पार्टिकल छोटे में टूटे, बड़े एटम किसमें टूटे? छोटे में टूटे। ठीक है, छोटे में हैवी एटम्स आर ब्रेकन इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे में टूटे तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन। तो प्यारे विद्यार्थियों, होता कैसे है, नाभिकीय विखंडन कैसे होता है कि जब यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। किसकी बौछार की जाती है? न्यूट्रॉन की। तो यह 3 पार्ट्स में टूट जाता है। कितने हिस्सों में टूट जाता है? 3 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन 3 से हर एक से 3-3 पार्ट में टूटेगा ये। तो 3 से कितने बन गए? 9 पार्ट बन गए इसके, 9 एटम छोटे छोटे इसके डिवाइड हो गए। फिर 9 से क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? हर एक के 3-3 बनेंगे, यानी 9 से 27 बन जाएंगे इसके। 27 से क्या होगा? 81 बन जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। और इसी से परमाणु बम, इसी का परिणाम है। परमाणु बम इसी का परिणाम है। आप सभी को मालूम होगा प्यारे विद्यार्थियों, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया गया परमाणु बम, उसके अंदर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया ही हुई थी। तो क्या हुआ, जब वो बम गिराया गया तो वो आगे से आगे उसके अंदर चेन रिएक्शन बन गई, क्योंकि इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, क्योंकि आगे से आगे चेन बन जाती है। जैसे आजकल मार्केटिंग वाले कहते हैं ना कि एक के आगे 3 जोड़ो, 3 अपने आगे 3 जोड़ेगा, आपके पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहकाते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया यानी चेन रिएक्शन। क्या होता है ये कि परमाणु का, भारी परमाणु के यौगिकों का हल्के परमाणु के यौगिकों में या हल्के परमाणु में टूट जाना, बड़े एटम का छोटे एटम में टूट जाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। तो परमाणु बम प्यारे विद्यार्थियों इसी विधि से काम करता है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल अगर हम कंट्रोल में करें तो इससे बिजली बना सकते हैं, और अनकंट्रोल अगर करें यानी किसी जगह पर इसको फेंक दें तो वो परमाणु बम का रूप धारण कर लेता है। दूसरी जो प्रोसेस है वो है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हल्के परमाणु के नाभिक मिलकर भारी परमाणु के नाभिक बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हल्के मिलकर के क्या बनाएंगे? भारी। हल्के परमाणु के नाभिक मिलकर भारी परमाणु के नाभिक बनाएंगे। मिलकर भारी परमाणु के नाभिक बनाएंगे। अब जैसे आपको मालूम होगा, जैसे आपको मालूम होगा कि सूर्य जो है प्यारे विद्यार्थियों, सन की बात अगर हम करें तो सन में कौन सी रिएक्शन होती है? यही होती है। सन में कौन सी होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। कैसे? क्योंकि जो सूर्य है, सन जो है, हाइड्रोजन का भंडार है। हाइड्रोजन का भंडार है, और हाइड्रोजन इसकी लगातार किस में बदलती रहती है? हीलियम में। इसकी हाइड्रोजन कौन सी प्रक्रिया द्वारा, जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन द्वारा, प्रक्रिया द्वारा लगातार किस में बदलती रहती है? हीलियम में बदलती रहती है। हीलियम में
बदलती रहती है। तो सन के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यानी नाभिकीय संलयन होता है, जिस कारण से इसकी हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलती रहती है। और यही कारण है कि सूर्य पूरे विश्व को इतनी ज्यादा ऊष्मा दे पाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर प्यारे विद्यार्थियों परमाणु बम जो हमने नाभिकीय विखंडन बताया था उससे भी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी उससे भी ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। और प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोजन बम अगर आपने सुना होगा, हाइड्रोजन बम, तो वो बम भी न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का ही परिणाम है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन। और ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार जो परमाणु बम है जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर गिराया गया था, उससे हिरोशिमा और नागासाकी पूर्ण रूप से तबाह हो गए थे। केवल 2 शहरों को वो खत्म कर पाया था। हाइड्रोजन बम अकेला कई शहरों को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का ही परिणाम है। जैसे बोला जाता है कि उत्तर कोरिया के किम जोंग ने हाइड्रोजन बम बनाया हुआ है, तो प्यारे विद्यार्थियों यह एक ऐसा बम होता है जो अनेकों शहरों को अकेला ही खत्म करने के लिए पर्याप्त होता है। यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का ही परिणाम है। तो इसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, जिसमें हल्के परमाणु के नाभिक मिलकर के भारी परमाणु का नाभिक बनाते हैं। उस विधि को हम न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं। उसके बाद परमाणु रिएक्टर। अब होता क्या है प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु रिएक्टर के अंदर वही काम होता है जो परमाणु बम ने करना होता है, लेकिन क्या होगा कि जैसे यूरेनियम को तोड़ा जाएगा 3 भागों के अंदर, तो इसकी साइड के जो 2 एटम्स होंगे उनको बोरोन या कैडमियम, इनकी छड़ों द्वारा ये साइड के 2 एटम को अब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लिया जाएगा। उससे क्या होगा कि चेन रिएक्शन नहीं बनेगी, केवल ऊर्जा मुक्त होगी, और ऊर्जा भी बहुत बड़े पैमाने पर मुक्त होती है। फिर आगे ये फिर 3 में टूटेगा और फिर 2 को बोरोन और कैडमियम की छड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार बार बार यूरेनियम को तोड़ा जाएगा, बस परमाणु बम नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि हर बार उसके बाकी 2 एटम्स यानी न्यूट्रॉन्स को बोरोन और कैडमियम की छड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, जिसके कारण वो आगे चेन रिएक्शन नहीं बनाएगा, परंतु ऊर्जा हर बार उतनी ही पैदा होगी जितनी परमाणु बम के अंदर होती है। बस इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा पानी से भाप बना करके बिजली उत्पन्न करने में। और प्यारे विद्यार्थियों मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि नाभिकीय रिएक्टर यानी कि यूरेनियम जो है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका इस्तेमाल होता है नाभिकीय रिएक्टर में, 1 किलोग्राम यूरेनियम से उतनी ही बिजली बनती है, उतनी ही विद्युत उत्पन्न होती है। आपको बता दूं क्यों पावरफुल है और क्यों इसका इस्तेमाल करना आज जरूरत बन चुकी है। उतनी ही विद्युत उत्पन्न होती है जितनी 3500 टन कोयले से, 3500 टन कोयले से, टन पता है कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 3500 टन कोयले से उतनी ही बिजली बनेगी। अब एक मालगाड़ी के अंदर 3500 टन कोयला आता है, कितने डिब्बे होते हैं, तो इतना कोयला उतारो चढ़ाओ लेबर, प्यारे विद्यार्थियों उससे जितनी ऊर्जा निकलेगी ना उतनी 1 किलोग्राम यूरेनियम काफी है। अगर तराजू में रखोगे 1 किलोग्राम यूरेनियम, 3500 टन का मतलब होता है 1 टन में 1000 किलो, तो यह हो गया 35 लाख किलो कोयला बराबर है 1 किलोग्राम यूरेनियम के। तो इसीलिए आज अल्टरनेट सोर्स के रूप में, जहां पहले कभी कोयले से बिजली बन रही है, हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे पावर प्लांट लगाए गए हैं जिसमें कोयले से बिजली बनाई जाती है, पर प्यारे विद्यार्थियों अब इसके अल्टरनेट के रूप में आने वाले समय में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। होता क्या है नाभिकीय रिएक्टर में, उसका हम जिक्र करेंगे। परमाणु रिएक्टर के 4 मुख्य भाग होते हैं। जो इसका जो मेन जहां पर यह रिएक्शन चल रहा होता है उसे हम बोलते हैं कोर, ठीक है।
उसके बाद इस रिएक्शन के अंदर धीरे धीरे इसको स्लो डाउन करने के लिए मंदक का इस्तेमाल यानी मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और मॉडरेटर के रूप में या तो भारी जल या ग्रेफाइट। भारी जल क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? D2O। D2O को भारी जल कहते हैं। D2O मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन के अंदर मंदक करने के लिए यानी मॉडरेट करने के लिए, रिएक्शन ज्यादा फास्ट ना हो जाए, धीरा करने के लिए, धीमा करने के लिए भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा शीतलक ठंडा करने के लिए सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सोडियम और पोटेशियम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें रिएक्शन को ठंडा करने के लिए उसका यूज किया जाता है। और इसको पूरा कवर किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों न्यूक्लियर रिएक्टर को। बहुत मोटी कंक्रीट की दीवार होती है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत मोटी, इतनी मोटी कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना मोटा आपका कमरा भी नहीं होगा। क्यों? ताकि इससे रेडिएशन बाहर न निकल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अनेकों बेकसूर लोगों की जानें भी जा सकती हैं। इसलिए इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो मोटी सीमेंट की, कंक्रीट की और कई फुट चौड़ी बनाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं शील्ड। तो हम यहां पर देख सकते हैं कैडमियम या बोरोन। मैंने आपको पहले भी बताया था कैडमियम या बोरोन की जो छड़ें होती हैं उनका इस्तेमाल जो साइड के न्यूट्रॉन्स हैं उनको अवशोषित करने के लिए किया जाता है, ताकि ये चेन रिएक्शन न बन जाए यानी परमाणु बम का रूप धारण न कर ले। इसलिए जो साइड के एटम्स या न्यूट्रॉन्स हैं उनको अब्जॉर्ब करने का काम बोरोन और कैडमियम की छड़ें करती हैं। और प्यारे विद्यार्थियों यहां पर यह आपको बताना जरूरी है कि विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर बनाया गया था। एनरिको फर्मी ने बनाया था और कहां बनाया था? शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर इसको बनाया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों हां, इसके उपयोग क्या होते हैं? वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि इसके विद्युत ग्रह बनाए जाते हैं जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर में जो समस्थानिक यानी जो आइसोटोप यूज होते हैं, आइसोटोप क्या है इसका भी हम जिक्र करेंगे। तो इनका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में, कृषि में, रोगों के उपचार में और उद्योग धंधों में किया जाता है। आइसोटोप्स का इस्तेमाल इन जगह पर किया जाता है जिनका इस्तेमाल यूरेनियम के अंदर नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था हमारा आज का चैप्टर रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय ऊर्जा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।